जो है वो रिस्क आ सकती है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट रिस्क है, मार्केट रिस्क है, इन्फ्लेशन रिस्क है। और उसके बाद ये इन्फ्लेशन रिस्क को हमने कैलकुलेट किया, आपको जब रियल और नॉमिनल रिटर्न को हमने कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा मेथड किया था कि कैसे होता है। फिर बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, और ये सारी टाइप्स ऑफ रिस्क हैं। इनमें मैंने आपको बताया था कि कुछ रिस्क ऐसी हैं कि जो अवॉइडेबल हैं, कुछ रिस्क ऐसी हैं कि जो अवॉइडेबल नहीं है। मिसाल के तौर पे एक कंपनी है जिसकी फाइनेंशियल रिस्क बहुत ज़्यादा है, ठीक है? अगर उसकी फाइनेंशियल रिस्क बहुत ज़्यादा है तो उसको अवॉइड किया जा सकता है। कैसे? आप उसको पोर्टफोलियो में शामिल ही ना करें, ठीक? एक तरीका। दूसरा तरीका ये, बेशक आप उसको पोर्टफोलियो में शामिल करें, लेकिन अगर पोर्टफोलियो में 10 दूसरे शेयर्स भी होंगे, तो इस फाइनेंशियल रिस्क का इम्पैक्ट कम से कम हो जाएगा। लिक्विडिटी रिस्क है, ठीक है जी। इसी तरीके से मैंने आपको बताया कंट्री रिस्क। कंट्री रिस्क कैसे है? आपने एक पाकिस्तान में सिर्फ इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन अब अगर आप पाकिस्तान के साथ 10 और कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट कर दें, तो पाकिस्तान की रिस्क जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है? या मिनिमाइज हो जाएगी। तो कुछ रिस्क ऐसी हैं कि जो आपकी मिनिमाइज हो सकती है, लेकिन कुछ रिस्क मिनिमाइजेबल नहीं होती। कुछ रिस्क जो है वो, मिसाल के तौर पे हमने एक रिस्क पढ़ी थी, मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क देखें, या इवन इंटरेस्ट रेट रिस्क, इंटरेस्ट रेट्स जब भी चेंज होते हैं तो पूरी मार्केट को लपेट में ले लेते हैं। मार्केट रिस्क के दूसरे भी बहुत सारे सोर्सेज हैं। मिसाल के तौर पे मैंने आपको बताया था रिसेशन है, ठीक है? वर्ल्ड वाइड कोई वॉर्स हो गई है, ठीक है? वो आपकी जो है वो कोई टेंशन आ गया है किसी तरीके से, डब्ल्यूटीओ ने कोई अपने जो है वो अपने रूल्स और रेगुलेशंस में तब्दीली कर दी, ठीक है जी। अच्छा, कोविड-19 जैसे वाक़े हैं, तो इस किस्म की चीज़ों में क्या होता है कि फिर आपकी पूरी पूरी की पूरी मुल्क और पूरी की पूरी इकोनॉमीज़ उसके लपेट में आती हैं, और उस रिस्क को मिनिमाइज़ या रिड्यूस नहीं किया जा सकता। तो 2 किस्म की रिस्क हैं, एक जिससे आप अपनी जान छुड़ा सकते हैं, दूसरी रिस्क वो जिससे आप अपनी जान नहीं छुड़ा सकते, ठीक है जी? चलें, अब हम इसके बाद हम आते हैं इसके ऊपर कि रिस्क प्रीमियम्स क्या हैं और इक्विटी रिस्क प्रीमियम क्या है। रिस्क प्रीमियम एक सिंपल सा टर्म है, वो उसका मतलब ये है कि जब भी किसी स्टॉक में रिस्क का एलिमेंट ज़्यादा होगा, या किसी पोर्टफोलियो में रिस्क का एलिमेंट ज़्यादा होगा, उसके लिए आपका आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा, यानी कि आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न उसके लिए बढ़ जाएगा। ये बहुत ही आसान सी चीज़ है, ये बिल्कुल आपका रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ को जो है वो शो करता है, ये वाली चीज़ कि जैसे-जैसे आपकी रिस्क बढ़ती जाएगी, वैसे-वैसे आपका प्रीमियम भी बढ़ता जाएगा। फ़र्ज़ करें, अगर आप एक लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी लेते हैं, तो वो इन्फ्लेशन रिस्क वो ज़्यादा उसमें होगी, ठीक है? शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी 2-3 महीने की है, उसमें इन्फ्लेशन रिस्क इतनी नहीं होगी। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी है 10-15 सालों की, उसके अंदर जो आपका इन्फ्लेशन रिस्क होगा वो ज़्यादा होगा। जब इन्फ्लेशन रिस्क ज़्यादा होगा, तो आप इन्फ्लेशन रिस्क प्रीमियम भी ज़्यादा माँगेंगे, ठीक है? उसके लिए फ़र्ज़ करें 2% एक्स्ट्रा आप इसलिए माँग रहे हैं कि आपको खदशा है, आपको डर है कि इसकी इन्फ्लेशन रिस्क ज़्यादा होगी, लिहाज़ा मैं एक्स्ट्रा 2% माँगूँ। ये जो एडिशनल 2% आप जो इन्फ्लेशन रिस्क के लिए माँग रहे हैं, ये समझ लें इन्फ्लेशन रिस्क प्रीमियम है। इस तरीके से हमने जितनी भी रिस्क आपकी जो है वो डिस्कस की हैं, ये वाली सारी की सारी सोर्सेज़ ऑफ रिस्क, ये एलिमेंट जैसे-जैसे जिस-जिस स्टॉक में बढ़ेगा, या जिस-जिस एसेट के लिए ज़्यादा होगा, उसके लिए आपका रिस्क प्रीमियम भी ज़्यादा होगा। फिर एक खास किस्म का रिस्क प्रीमियम कहलाता है इक्विटी रिस्क प्रीमियम। इक्विटी रिस्क प्रीमियम क्या है? ये डिफरेंस है किसके बीच में? स्टॉक्स और रिस्क फ्री रेट के बीच, ठीक है जी? स्टॉक और रिस्क फ्री रेट। आमतौर पे ये देखा आप समझ लें कि अगर आप फर्ज़ करें, स्टॉक मार्केट पाकिस्तान की गुज़िश्ता 50 साला तारीख लें, और 50 साला तारीख में आप ये देखें कि कितने जो है वो मिसाल फ़र्ज़ करें, लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्ज़ाम्पल। अब मिसाल के तौर पे ये आपकी जो है वो आपने ये आपके स्टॉक है, ये आपके स्टॉक्स हैं, और ये आपके ट्रेज़री बिल्स हैं, ठीक है जी? आपने गुज़िश्ता 50 साल की इसके रिटर्न्स लिए, और गुज़िश्ता 50 साल के इसके रिटर्न लिए। एवरेज लिया, एवरेज फ़र्ज़ करें इसका, सब फ़र्ज़ करें 11% आता है, ठीक है जी? और एवरेज इसका लें, फ़र्ज़ करें 5% आता है। इसका डिफ़रेंस कितना है? 6%, ठीक है जी? तो ये जो 6% है, ये इक्विटी रिस्क प्रीमियम है, यानी कि ये एक्सेस है। इसका एक्सेस है सिक्योरिटी मार्केट रिटर्न्स का, किसके ऊपर? फ्री मार्केट या ट्रेज़री बिल्स के ऊपर। दिस इज़ नोन एज़ इक्विटी रिस्क प्रीमियम, ठीक है जी? तो आम तौर पे ये यूएस मार्केट के अंदर 5 से 6% इसका जो है वो कैलकुलेट किया गया है। पाकिस्तान में भी तकरीबन इतना ही आप इसको एवरेज ले सकते हैं, ठीक है जी?
अच्छा, फिर पोर्टफोलियो थ्योरी, ये थोड़ा बेसिक चीजें मैंने आपके लिए रखी हैं, आप थोड़ा देख लें। ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ये जब हम इंडिविजुअल स्टॉक का लेते थे, ये क्या था, RIPR, ठीक है, ये समेशन है। तो ये इसका मतलब ये है कि अगर आप इंडिविजुअल सिक्योरिटी का रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न मालूम कर रहे हैं, कैसे मालूम करेंगे, उसके प्रोबेबिलिटी को उसके इंडिविजुअल रिटर्न्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये उसका रिस्क का वेरिएंस है, और ये आपका जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है। वेरिएंस किसके बराबर है, ये इंडिविजुअल रिटर्न से माइनस करेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न, इसको आप स्क्वायर करें और उसको फिर मल्टीप्लाई करें उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ, इसकी समेशन ले लें, तो ये आपका वेरिएंस कहलाएगा। इसका समेशन के बाद इसका स्क्वायर रूट लें, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाएगी। ठीक है जी, ये वाली चीज R माइनस एक्सपेक्टेड R, दिस इज नोन एज डेविएशन फ्रॉम द मीन। ठीक है जी। अच्छा, अब ये एक एग्जांपल है, इसमें आपको प्रोबेबिलिटीज दी गई हैं। these are the probabilities, सॉरी, ये पॉसिबल रिटर्न है, यानी कि ये RI है। ठीक है, ये RI है 1%, 7%, 8%, 10%, 15%। ये इन RI की पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज है। 1% चांस का चांस है 20%, 7% का चांस है 20%, 8% का चांस है 3%। कुल मिला के ये प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर हो गई। अब ये आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है, इसको आपने इससे मल्टीप्लाई कर, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 1 को 2 के साथ, और इसका एडअप किया, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया। ये आपने डेविएशन ली, डेविएशन स्क्वायर किया, और डेविएशन स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो उससे आपको ये आपको वेरिएंस मिल गया। इसका आप स्टैंडर्ड डेविएशन, इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे मालूम करेंगे, इसको आप जो है वो इसका आप स्क्वायर रूट लेंगे। फॉर दोज ऑफ यू हु माइट बी गेटिंग कंफ्यूज, ये चीज ध्यान में रख लें, अगर मैं लिखूं n पावर 1/2, तो इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ n। ठीक है, अंडर रूट n, तो ये बात सेम है। तो यहाँ पे आप देखें, इसका इसका ये लिया गया है, ये वाला पावर है 1/2, तो इसका 1/2 पावर से मुराद है, समझ लें इसको, अगर मैं ये इस तरीके से लिखूं, तो बात है कि ये सिग्मा, ये वेरिएंस का अगर स्क्वायर रूट ले लूं, तो इसका मतलब हो जाएगा पावर 1/2। ठीक है जी, तो ये आप चीजें थोड़ी ध्यान में रखें। ओके, आई होप दिस इज क्लियर अंटिल नाउ। अब उसके बाद हमने क्या प्रीवियस क्लास में, अब इंट्रोडक्शन टू मार्केट, ये पोर्टफोलियो थ्योरी का मैंने बेसिक्स आपको दिया था। ठीक है जी। Portfolio return क्या है? Portfolio return is a combination of assets held by an investor. Portfolio is a combination of assets held by an investor. When we hold a portfolio, what matters most is portfolio's return and risk, and not the return and risk of the individual security. जब पोर्टफोलियो लिया जाता है, तो रिटर्न, पोर्टफोलियो का रिटर्न एज ए होल मैटर करता है, इंडिविजुअल स्टॉक्स का रिटर्न मैटर नहीं करता। ठीक है, क्योंकि जब वो, अब आप एक पोर्टफोलियो के कॉन्टेक्स्ट में चीजों को देख रहे हैं, एज अ होल देख रहे हैं। ठीक है जी, एज अ पीस नहीं देखेंगे। विथ करेक्ट डाइवर्सिफिकेशन ऑप्टिमल पोर्टफोलियोज कैन बी कंस्ट्रक्टेड। ठीक है जी। अच्छा, पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न, फिर उसके लिए आपको टू कंप्यूट पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न विल नीड टू इनपुट्स, पोर्टफोलियो वेट्स चाहिए आपको, और एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटीज चाहिए। ठीक है जी। पोर्टफोलियो वेट्स डिनोटेड बाय W इज द परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियोज टोटल वैल्यू दैट आर इन्वेस्टेड इन अ पोर्टफोलियो। आप जब ये आपने देखें, फर्ज करें एक आपने पोर्टफोलियो बनाया है ABC सिक्योरिटी का, उसमें ए के ऊपर 20,000 आपने इन्वेस्ट किए हैं, बी में आपने 30,000 रखे हुए हैं, 50,000 सी में इन्वेस्ट किए हैं, तो ये टोटल आपके 1 लाख रुपए का वैल्यू हो गया। एक ये हम ए का वेट कैसे मालूम करेंगे, 20,000 को डिवाइड कर दें टोटल इन्वेस्टमेंट में, तो ए का वेट आ गया W1, यानी कि वेट ऑफ वन सिक्योरिटी ए, वो 20%, वेट ऑफ बी इज 30%, एंड वेट ऑफ सी इज 50%। ये वेट हम ऐसे मालूम करते हैं, सम अप करें, इसका 1 होना चाहिए। अच्छा जी, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन ऑन अ पोर्टफोलियो। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन अ पोर्टफोलियो क्या है, ये थोड़ा फार्मूला देख लें। आपके पास क्या है, इंडिविजुअल सिक्योरिटीज का एक्सपेक्टेड रिटर्न है, यानी कि एक्सपेक्टेड सिक्योरिटीज जो वेटेड एवरेज आपका रिटर्न ऑन इंडिविजुअल सिक्योरिटीज, वो, और मल्टीप्लाई कर दें उसको उसके वेट के साथ। जब ये मल्टीप्लाई होगा, सम अप कर दें, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको पोर्टफोलियो का मिल जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। फर्ज करें 3 स्टॉक पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ स्टॉक G, H and I with expected return of 12%, 20% and 17% respectively। 3 स्टॉक्स हैं G, H, I, 20, 12, 20 और 17%, हर एक का स्टॉक का एक्सपेक्टेड रिटर्न है। ये कैसे मालूम किया, ये इंडिविजुअली हमने हर एक का अलग अलग से किया। ठीक है,
वही वाली प्रोबेबिलिटी के फार्मूले के साथ या एवरेज के साथ आप ले सकते हैं. Assume that the 50% in investable funds is invested in security D, 30% in H and 20% in I. ये वेट्स गिवन है. वेट्स कैसे मालूम किए? वेट्स ऐसे मालूम किए जाते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट से. तो अच्छा, ये आपका क्या है? ये पहला स्टॉक जी. जी के अंदर 50% है तो 0.5, इसके रिटर्न 12% है. एच इसका वेट जो है वो 30% है और इसका जो है वो रिटर्न 20% है. आय इसका जो है वो आय का रिटर्न जो है वो 20%, सॉरी इसका वेट 20% है और रिटर्न 17%. इसको आपने सम अप किया 15.4% आपका रेट ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन दी पोर्टफोलियो है. Note that with given securities, expected return from a portfolio can be changed simply by. अच्छा, एक इसमें मजे की बात यह है कि आप अगर सिंपली स्टॉक्स के वेट को वेरी करें, फर्ज करें ये वेट्स आपके पास 0.5, 0.3 और 0.2 है. इसको आप फर्ज करें थोड़े चेंज कर दें, ये 0.4 कर दें और इसको भी 0.4 कर दें, आपका रेट ऑफ रिटर्न जो है वो चेंज हो जाएगा. ठीक है. और फिर अपर और लोअर बाउंड क्या है? अगर आपके पास जो अगर आपके स्टॉक्स के अंदर 3 स्टॉक्स हैं 17, 20 और 12, इसमें हाईएस्ट रिटर्न 17 के हैं और लोएस्ट रिटर्न 12 के हैं. अगर आप सारे के सारे फंड 17 में डालें तो हाईएस्ट रिटर्न इस पोर्टफोलियो से 17% मिल सकता है. और अगर आप कम सारे के सारे फंड्स अपने 12% वाले स्टॉक में डालें तो मिनिमम रिटर्न आपका जो है वो 12% होगा. तो इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि इस स्टॉक का अपर और लोअर बाउंड रिटर्न यानी कि हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न एंड लोएस्ट पॉसिबल रिटर्न कितना है? 17 से ये आपका मैक्सिमम 17% है और मिनिमम इसका 12%. तो ये जितने भी आप वेटेज चेंज करेंगे, ये रिटर्न्स जो है 17 और 12% के बीच में वेरी करेंगे या फ्लक्चुएट करेंगे. तो ये जी एक्सपेक्टेड रिटर्न के हवाले से हमने बात की थी. ठीक है जी. अच्छा, अब पोर्टफोलियो रिस्क. पोर्टफोलियो रिस्क अब सर एक. यस. सर स्टूडेंट कुछ वेट कर रहे हैं, तो वेट कर रहे हैं, वो मैसेज कर रहे हैं. हाँ, मैंने कर दिया. ठीक है जी. अच्छा, पोर्टफोलियो रिस्क हमने देखे, हमने बहुत ही आसान सी लॉजिक अप्लाई की है. एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो किसके बराबर है? इसके बराबर है. एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो को बिल्कुल हम इस फॉर्मूले को क्या कह सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम द पोर्टफोलियो इज द वेटेड एवरेज ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम द इंडिविजुअल सिक्योरिटीज. तो क्या रिस्क को हम जब डिफाइन करें पोर्टफोलियो की रिस्क को, तो फिर हम या ये कह सकते हैं कि पोर्टफोलियो रिस्क भी इंडिविजुअल सिक्योरिटीज के रिस्क की वेटेड एवरेज के बराबर होगी. अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है. ठीक है. हमें जब हम रिस्क को देखते हैं तो रिस्क थोड़ी तो के बारे में हमें कुछ और चीजें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि ओवरऑल पोर्टफोलियो की रिस्क जो है वो इस सिंपल वेटेड एवरेज ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी रिस्क नहीं होती. Note portfolio risk is always less than weighted average of the risk of the securities in the portfolio unless the securities have outcomes that हमने डाइवर्सिफिकेशन के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था. आज हम इसको और थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे. आपको पता है कि डाइवर्सिफिकेशन जब पॉजिटिव होती है तो रिलेटिवली रिस्क जो है वो आपकी जो है वो में इतनी ज्यादा कमी नहीं होती, लेकिन और इतना डाइवर्सिफिकेशन इफेक्ट नहीं होता. लेकिन जब डाइवर्सिफिकेशन का मकसद क्या है? ओवरऑल रिस्क को मिनिमाइज करना. ठीक है जी. अच्छा, वो किस सूरत में होगी? आमतौर पे जो स्टॉक्स हैं, ऐसे स्टॉक्स के जिसका रिटर्न आपस में नेगेटिव हो, जिसका कोवेरिएंस आपस में नेगेटिव हो. जब नेगेटिव कोवेरिएंस आएगा तो आपका डाइवर्सिफिकेशन इफेक्ट आएगा और पोर्टफोलियो की रिस्क जो है वो आम सिक्योरिटीज जो इंडिविजुअल सिक्योरिटी रिस्क है उससे कम हो जाएगी. ये आपने एग्जाम्पल भी किया था प्रीवियस क्लास में. ठीक है जी. अच्छा, अब हम एनालिसिस ऑफ पोर्टफोलियो रिस्क, अब हम उस पॉइंट पे आ गए जहां तक हमने प्रीवियस क्लास में हम चीजों को लेके गए थे. अच्छा, सम अजम्पशंस, रिस्क रिडक्शन, द इंश्योरेंस प्रिंसिपल. ठीक है जी. इंश्योरेंस प्रिंसिपल क्या कहता है कि द पोर्टफोलियो ऑफ एन सिक्योरिटीज इज कंस्ट्रक्टेड. ठीक है. हमने कुछ एन सिक्योरिटीज में 2 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, 15 भी हो सकती हैं. ईच सिक्योरिटी इज यूनिक एंड दस इट्स रिस्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिस्क ऑफ अदर सिक्योरिटी. हर सिक्योरिटी यूनिक है और उसका अपना अपना रिस्क है. मैंने आपको बताया था जब इंश्योरेंस कंपनीज पॉलिसीज, मिसाल के तौर पे वो जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से सेल करती हैं, उसने मुझे भी किया, आप सबको किया, तो हम सब की लाइफ अपनी अपनी जगह पे इंडिपेंडेंट है. हम सब अपने अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है. हम सारे मिसाल के तौर पे सेहतमंद हैं. खुदा ना खास्ता कोई भी चीज होती है तो वो जो रिस्क है किसी भी लाइफ को अगर खतरा होता है या कुछ, तो वो इंडिविजुअल स्पेसिफिक रिस्क है.
अब पोर्टफोलियो क्या करती है, ये जो इंश्योरेंस प्रिंसिपल या इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं कि वो एक ही टाइम पे हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में पॉलिसीज जो है वो सेल करती हैं। तो जब इतनी ज्यादा तादाद में पॉलिसीज चेंज होती हैं और हर एक बंदे की रिस्क यूनिक और इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट रिस्क होती है, तो उस सूरत में बहुत ज्यादा एट अ टाइम बहुत ज्यादा पॉलिसी सेल करने से ओवरऑल रिस्क जो है वो कम हो जाता है। अब उनको क्या होगा, उनको प्रीमियम करोड़ों हजारों लाखों लोगों से आ रहा होगा, जहां जहां पे भी देखें आपने जैसे ही पॉलिसी में परचेज की, हमने प्रीमियम पे कर दिया। ठीक है, खुदा ना खास्ता करोड़ों लोगों लाखों लोगों में अगर कोई सारे प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी को तो पैसे प्रीमियम की सूरत में जा रहे हैं। अच्छा, अगर कहीं से डेथ हो रही है तो वो यूनिक और इंडिपेंडेंट है। एक आदि फर्ज करें अगर करोड़ों लोगों ने जो है वो प्रीमियम दिया है और कुछ हजार लोगों में की डेथ हो गई है, तो वो ओवरऑल आपकी के रिस्क को नहीं बढ़ाती, वो ओवरऑल आपने उस रिस्क को मिनिमाइज किया। ठीक है जी। तो in the above case, risk reduction in the case of independent risk sources can be thought of as insurance principle. That is, an insurance company reduces this risk by writing many policies against many independent sources of risk. ठीक है, ये एक पोर्टफोलियो प्रिंसिपल। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक साथ बहुत ज्यादा एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करें और अगर अजम्पशन ये है कि वो सारे के सारे एसेट्स आपके इंडिपेंडेंट हैं, यानी कि उनकी रिस्क यूनिक है, तो हम बहुत सारे इन्वेस्टमेंट में एक एट अ टाइम इन्वेस्टमेंट करके हम रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। अच्छा जी, अब दिस सजेस्ट दैट इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट रिस्क सोर्सेज, अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर सोर्सेज रिस्क जो जो आपके रिस्क सोर्सेज हैं वो अगर इंडिपेंडेंट है, टोटल रिस्क कैन बी रिड्यूस बाय एडिंग वन मोर एंड मोर सिक्योरिटीज। आपकी जो टोटल रिस्क है वो हम एक एक सिक्योरिटी ऐड करते जाएं, तो टोटल रिस्क में जैसे जैसे आपकी सिक्योरिटी ये थोड़ा इस तरीके से आपका बिहेव करेगा। फर्ज करें अगर मैं यहाँ पे रिस्क लिखूं और यहाँ पे नंबर ऑफ सिक्योरिटीज लिखूं, तो ये पहली सिक्योरिटी पे मेरी रिस्क अगर इतनी है, तो दूसरी पे रिड्यूस हो जाएगी, तीसरी पे रिड्यूस हो जाएगी, चौथी पे रिड्यूस, और ये इस तरीके से रिड्यूस होती होती बिल्कुल नीचे आ जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, can be reduced by adding more securities. This principle does not apply directly, लेकिन देखें ये इन्वेस्टमेंट पे अप्लाई की चीज नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं है कि हम, इसका रीजन ये है कि इन्वेस्टमेंट के अंदर हमारे पास जो सिक्योरिटीज होती हैं वो आमतौर पे सारी इंडिपेंडेंट रिस्क नहीं होता। उनका इंडिपेंडेंट रिस्क से हमारी मुराद क्या है, ऐसी रिस्क कि जो यूनिक हो, टोटली यूनिक। क्योंकि अब वाई द टोटल रिस्क, हमारे इन्वेस्टमेंट के अंदर जो टोटल रिस्क हमारी होती है इन्वेस्टमेंट, उसके अंदर दो सोर्सेज ऑफ रिस्क होते हैं। एक इंडिपेंडेंट रिस्क होती है जो कि यूनिक रिस्क है और कंपनी स्पेसिफिक रिस्क है, लेकिन दूसरी हमने सोर्सेज ऑफ रिस्क में पढ़ा कि दूसरी रिस्क है जो मार्केट रिस्क की है। ये एट अ टाइम सारी सिक्योरिटीज पे अप्लाई करेगी, तो इस रिस्क से हम कुछ भी करने जान नहीं छुड़ा सकते। इंडिपेंडेंट रिस्क को मिनिमाइज किया जा सकता है, डिवर्सिफाई किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है। मार्केट रिस्क को किसी भी सूरत में आप जो है वो उससे जो उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। फर्ज करें एक अभी जिस दौर में हम गुजर रहे हैं, कोविड 19 का एक क्लासिकल एग्जांपल है। देखें सारी की सारी बिजनेसेस बंद है, कुछ भी कर लें आप कितने भी पोर्टफोलियोज बना लें, लेकिन इस रिस्क से आप जो है वो जान नहीं छुड़ा सकते। तो वी नो दैट फर्म स्पेसिफिक रिस्क वुड बी रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज। तो जो इंडिपेंडेंट रिस्क या फर्म स्पेसिफिक रिस्क है, उसको तो हम नंबर ऑफ सिक्योरिटीज बढ़ाने से रिड्यूस कर सकते हैं, बट मार्केट रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड इन दिस वे। मार्केट रिस्क को इस तरीके से हम कुछ भी नहीं कर सकते। इन अदर वर्ड्स, फर्म स्पेसिफिक रिस्क इज डिवर्सिफिबल और रिड्यूसिबल, while the market risk is non diversifiable and unreducible। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि कुछ टोटल रिस्क का कुछ हिस्सा, टोटल रिस्क आपकी किसके बराबर है, कुछ आपका हिस्सा है जो है आपका डिवर्सिफेबल और दूसरा है अनडिवर्सिफेबल। तो डिवर्सिफेबल तो आपका इलिमिनेट किया जा सकता है, लेकिन अनडिवर्सिफेबल को आप जो है वो कभी भी उसको नहीं कर सकते। ओके जी, लेट अस नाउ थिंक अबाउट टॉक अबाउट डिवर्सिफिकेशन। Insurance principle states that risk arising from independent sources is reducible. ठीक है, but this does not apply to risk of a portfolio containing different stocks। ठीक है, ड्यू टू मार्केट, किसकी वजह से, ड्यू टू मार्केट रिस्क विच इज नॉट इंडिपेंडेंट। मार्केट, क्योंकि हमारे पोर्टफोलियो के अंदर मार्केट रिस्क मौजूद है, लिहाजा उसको हम कभी भी जीरो से नहीं कर सकते। व्हाट टू देन वी डू, अच्छा इसका मतलब है हम फिर क्या करते हैं, हम फिर डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। अब हम डाइवर्सिफिकेशन में भी देखेंगे कि डाइवर्सिफिकेशन वो जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, ये क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग पोर्टफोलियो रिस्क व्हेन
when part of total risk is independent, firm specific, and part of it is not independent. ठीक है, ये हम diversification helps investor achieve higher returns at lower portfolio risk. ये भी हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, देखें। अच्छा, diversification can be random, naive and efficient, यानी कि अच्छा, अब हम हमारा जो आज मेजर डिस्कशन है वो ये होगी कि डाइवर्सिफिकेशन दो तरीकों से हो सकती है। एक तो रैंडम डाइवर्सिफिकेशन होती है, जो कि नाइव होती है, सोफिस्टिकेटेड नहीं होती या लेस साइंटिफिक होती है। दूसरी एफिशिएंट होती है। एफिशिएंट यानी कि वो बिल्कुल मैथमेटिक्स के बुनियादों पे और हम चीज़ों को जो है वो देखते हैं। तो अब ये समझ लें कि हम पोर्टफोलियो के कॉन्टेक्स्ट में ओवरऑल रिस्क में रिड्यूस करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन अप्लाई करते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि डाइवर्सिफिकेशन भी एक हद तक काम करेगी और उसके बाद जो मार्केट रिस्क है उसको कभी भी रिड्यूस नहीं कर पाएगी। ये फिर भी आपकी जो यूनिक रिस्क है उसी को रिड्यूस कर देगी, लेकिन मार्केट रिस्क फिर भी आपकी जो है वो वहाँ इट इज़ अनरिड्यूसेबल। ओके जी। अब मैंने आपको बताया कि डाइवर्सिफिकेशन 2 किस्म की हो सकती है। एक रैंडम डाइवर्सिफिकेशन है। रैंडम डाइवर्सिफिकेशन कैसे होती है? वो बहुत ही आसान है। देखें, अब मार्कोविट्स से पहले बेसिकली हैरी मार्कोविट्स ने जब कोवेरिएंस का कॉन्सेप्ट दिया और कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट दिया, उसने बताया कि भाई जो है वो आमतौर पे जब इस एसेट्स जो है वो नेगेटिवली कोरिलेटेड होंगे या ज़ीरो ज़ीरो कोरिलेटेड होंगे तो डाइवर्सिफिकेशन इफेक्ट ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप फ़र्ज़ करें, मैं आपको कोरिलेशन कोएफ़िशिएंट आपका जो है वो बनाता हूँ, फ़र्ज़ करें कोरिलेशन कोएफ़िशिएंट -1 और +1 से जो है वो के बीच में जाएगा। या इसको फ़र्ज़ करें, मैं यहाँ पे इसको इसको जो है वो डाइवर्सिफिकेशन इफ़ेक्ट को अगर मैं देखूँ, जैसे-जैसे आपका कोरिलेशन या कोवेरिएंस आपका 0 +1 की तरफ जाएगा, तो डाइवर्सिफिकेशन इफ़ेक्ट कम होता जाएगा। जैसे-जैसे आप इस तरफ जाएँगे 0 और फिर नेगेटिव की तरफ, तो डाइवर्सिफिकेशन इफ़ेक्ट आपका हाई होगा। इधर जाएँगे आपका लो होगा, क्योंकि पॉज़िटिव कोरिलेशन या कोवेरिएंस में फिर हमने देखा था कि रिस्क इतनी ज़्यादा रिड्यूस नहीं हो रही थी। रैंडम डाइवर्सिफिकेशन क्या है? रैंडम डाइवर्सिफिकेशन में हम ये करते हैं कि हम कोई भी कोवेरिएंस वगैरह का ख़्याल नहीं रखते, कोई सिक्योरिटीज़ के कोरिलेशन, कोएफ़िशिएंट वगैरह कैलकुलेट नहीं करते। हम सिंपली सिक्योरिटीज़ के जो है वो अब क्या करेंगे, हमने एक पोर्टफोलियो बनाया, फ़र्ज़ करें, उसमें हमने रैंडमली कुछ सिक्योरिटीज़ डाल दी। ये रैंडम है। हमने इनका फ़र्ज़ करें 10-15 सिक्योरिटीज़ हमने डाल दी। तो इसका अब वी डू नॉट नो कि हाउ ऑल दीज़ सिक्योरिटीज़ आर इनका कोवेरिएंस आपस में क्या है, इनका कोरिलेशन आपस में क्या है, वी डोंट नो। हमने इनका कोरिलेशन, कोवेरिएंस वगैरह को नहीं देखा। लेकिन हमने ऐसे ही आँखें बंद करके समझ लें तुक्के के साथ ये सारे के सारे शेयर्स लगा दिए। अब ये एक पोर्टफोलियो बन गया। ये एक रैंडम डाइवर्सिफिकेशन होती है। अच्छा, अब इस पोर्टफोलियो के अंदर देखिए मुख्तलिफ सिक्योरिटीज़ हैं। अच्छा, अब रियल लाइफ़ में अगर हम देखें, हमने जो एग्ज़ाम्पल किया था, हमने एग्ज़ैक्टली उसमें हमने -1 का एग्ज़ाम्पल लिया था कि अगर पोर्टफोलियो कोवेरिएंस -1 है, सॉरी कोएफ़िशिएंट कोरिलेशन कोएफ़िशिएंट -1 है या फिर +1 है। हमने जब ये देखा था तो हमने ये 2 एक्सट्रीम केस को कैलकुलेट किया था। लेकिन नॉर्मल लाइफ़ में मैं आपको बताऊँ, कोई भी ऐसे स्टॉक्स बहुत मुश्किल होंगे कि जिसमें रियल लाइफ़ में उनका रिटर्न जो है वो आपस में -1 या +1 एग्ज़ैक्टली कोरिलेट कर रहा हो। वो हम आम तौर पे वो हमेशा 0 के और या तो मिसाल के तौर पे 0 के करीब होते हैं पॉज़िटिव के सेंस में, या फिर नेगेटिव के सोर्स में 0 के करीब होते हैं। मेनली इनका ये रेंज होती है। ये बहुत ज़्यादा 1 के बहुत ज़्यादा करीब नहीं होते, -1 के, और वो बहुत ज़्यादा +1 के भी करीब नहीं होते। तो अगर आपके ये सारे स्टॉक्स देखें, आपने तुक्के से लगाए हैं, आपने कोई उसके पीछे कोवेरिएंस या कोरिलेशन कैलकुलेट नहीं की। लेकिन ये बहुत सारे स्टॉक्स हैं, इसका आम तौर पे जो रिटर्न होगा वो आपस में इनका कोरिलेशन कोएफ़िशिएंट अगर आप कैलकुलेट करेंगे, तो वो यहाँ पे वेरी करेगा। लिहाज़ा अगर इधर भी होगा ना, तो फिर भी ये रैंडम डाइवर्सिफ़िकेशन आपकी काम करेगी। ठीक है? आपको बेशक ये बेस्ट पॉसिबल डिवर्सिफ़िकेशन नहीं होगी। बेस्ट पॉसिबल डिवर्सिफ़िकेशन कब होगी? जब आपने सारे के सारे कोवेरिएंसेस डाल के और ऐसी सिक्योरिटीज़ डाली हैं कि जिनका आपस में कोरिलेशन बहुत कम है। ठीक है? या तो नेगेटिव की तरफ है या बहुत कम है। तो ये होगी, समझ लें, साइंटिफिक और एफिशिएंट डिवर्सिफिकेशन। लेकिन अगर आप कोवेरिएंसेस का ध्यान नहीं रखते, ऐसे ही एक पोर्टफोलियो बनाते हैं जैसे हमने ये बनाया है, तो इस सूरत में भी आपकी डिवर्सिफिकेशन काम करेगा। क्यों?
क्योंकि रियल लाइफ में सिक्योरिटीज के रिटर्न आपस में माइनस या पॉजिटिव 1 नहीं होते, वो हमेशा प्लस 0 के अराउंड माइनस प्लस में जो है वो करते हैं। बहुत सारी सिक्योरिटीज जब आ जाएंगी तो डिवर्सिफिकेशन बहरहाल फिर भी काम करेगी। तो रैंडम और नाइव डाइवर्सिफिकेशन रेफर्स टू the act of randomly diversifying without regard to how securities returns are related to each other। आपने ऐसे के ऐसे ही बस आंखें बंद करके ये पोर्टफोलियो बना दिया, फर्ज करें। large number of stocks is selected randomly without considering how their returns move together, यानी कि कोवेरिएंस को ध्यान में नहीं रखा जाता। As the stocks are added, the total risk of portfolio is declined। ये मजे की बात बहरहाल ये होगी कि जैसे जैसे नंबर ऑफ सिक्योरिटीज बढ़ती जाएंगी, टोटल रिस्क में इजाफा आता जाएगा। टोटल रिस्क मैंने आपको बताया 2 किस्म की होती है, कौन सी? एक आपकी जो है वो यूनिक रिस्क, इंडिपेंडेंट रिस्क, और दूसरी आपकी इंडिपेंडेंट रिस्क और दूसरी आपकी मार्केट रिस्क। तो जो इंडिपेंडेंट रिस्क है ये वाली, इसमें कमी आती जाएगी, मार्केट रिस्क बहरहाल फिर भी सेम रहेगा। ठीक है, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा कि टोटल रिस्क में कमी आएगी। However, this does not mean that the diversification totally eliminates portfolio risk। ये हम उसी बात पे आ गए कि इसका मतलब ये नहीं है कि टोटल पोर्टफोलियो रिस्क जो है वो एलिमिनेट हो जाएगी। विद एडिशन टू न्यू सिक्योरिटीज रिस्क इज रिड्यूस, बस मार्जिनल रिस्क रिडक्शन इज स्मॉल। जैसे जैसे आप सिक्योरिटीज बढ़ाते जाएंगे, देखें जैसे मैंने आपको ये आपने आप देखा था कि आपने सिक्योरिटीज बढ़ाई, रिस्क कम होती चली गई। पहली जब सिक्योरिटी थी तो रिस्क बहुत ज्यादा थी, दूसरी थी तो बहुत तेजी से रिस्क कम हुई, तीसरे पे और तेजी से कम हुई, चौथी से देखें, चौथी पांचवी जब एडिशनल सिक्योरिटीज बढ़ती जाती हैं तो जो मार्जिनल रिस्क रिडक्शन है वो कम होती चली जाती है। यानी कि नंबर ऑफ सिक्योरिटीज तो बढ़ रही है लेकिन रिस्क में वो कम, रिस्क की कमी में जो जो कमी आ रही है वो कम लेवल पे आ रही है। तो दिस इज समथिंग वी कॉल मार्जिनल रिडक्शन। तो मार्जिनल रिडक्शन इज रिड्यूस्ड, ये है कि इसको हम कहते हैं मोर मैथमेटिकल टर्म्स में डिक्रीजिंग ऑन डिक्रीजिंग रेट। जैसे जैसे एज यू इंक्रीज नंबर ऑफ सिक्योरिटीज द मार्जिनल रिस्क इज डिक्रीज ऑन डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, विद एडिशन इसका एडवांटेज क्या है? रैंडम डाइवर्सिफिकेशन हेल्प रिड्यूस प्रॉफिट पोर्टफोलियो रिस्क। इस ये बहरहाल आपको